Good morning to all students. Today we will complete our third lesson, features, problems and policies of Indian agriculture. एग्रीकल्चर वाला लेसन पढ़ेंगे हम, थर्ड लेसन, ठीक है। और इसमें क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो पूरा लेसन है, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है देश के लिए, अपने देश के एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर रिफॉर्म्स, सुधार क्या क्या कराए गए हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। आप जो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, और इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस बता रहा है जीडीपी। ये देखो फर्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का योगदान कितना है। ये कहता है 1950 से 51 तक 51% जो पॉपुलेशन है अपनी, ठीक है, इन्वॉल्व थी। इसका मतलब क्या है कि भाई 1948 में तो मोस्टली 70% लोग जो रोज़गार है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, रोज़गार मिला हुआ था। 1950 में 51% पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर में लगी थी, और जीडीपी में योगदान कितना था 17.4। दोनों का रेशियो घटता जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि भी इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि टेरिटरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें रोज़गार ज़्यादा मिलने लगा है और जीडीपी ग्रोथ उसमें ज़्यादा होने लगी है। फिर भी जो एग्रीकल्चर है उसका जो सबसे बड़ा योगदान है कि वो पूरे देश का जो 17% है जीडीपी वो एग्रीकल्चर से मिलता है, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है इंपॉर्टेंस इसकी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं, मजदूरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो डेली वेजेज यूज होते हैं। क्या कहता है ये, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दाल होगी, बाजरा, ठीक है। ये लिखे ऑयल सीड प्रोवाइड्स वेज गुड्स अबाउट 121 करोड़ पीपल। जो 121 करोड़ है उनका जो भोजन है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जितनी भी जो डेली वेजेज की गुड्स हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स हैं, ठीक, और जितना भी जैसे अनाज है, अनाज से रिलेटेड जितना भी ग्रेन्स है वो सारा एग्रीकल्चर से ही मिलता है। 121 करोड़ लोगों के लिए जितना भी खाना प्रोवाइड होता है वो एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड कराती है, ठीक। थर्ड क्या कहता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। 1948 में लगभग 70% लोग रोजगार पाते थे। अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे इसने कहा 50% लोग एग्रीकल्चर से ही रोजगार, एग्रीकल्चर में ही रोजगार में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर ही दे रही है, तो इंपॉर्टेंस इसकी कि रोजगार में इसका योगदान है। फोर्थ क्या कहता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कैसी इंडस्ट्री, बिस्कुट की है जैसे, तो आटा कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। फर्नीचर की जितनी भी कंपनी है, बेड बनते हैं या जितने भी दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, जितना भी वुडन फैक्ट्री है वो किससे चलती हैं, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से पेड़ जाएंगे, ठीक है। शुगर केन, गन्ने से जो शुगर चीनी बनती है, ठीक है, या दूसरी वो चीज़ें होती हैं वो। जो कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जितने भी साधन होते हैं, जैसे ना कपड़े भी बनते हैं, तो उसमें भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का योगदान होता है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है ये, ठीक है। अब ये क्या कहता है, एग्रीकल्चर सप्लाई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल। कपड़े के लिए कॉटन देती है। सीड्स फॉर ऑयल इंडस्ट्री, जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है उसके लिए सीड्स कहाँ से जाते हैं, जैसे ये मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है। शुगर केन फॉर शुगर मिल के लिए ये जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से जाती हैं। फिर क्या कहता है ये नेक्स्ट, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, एक तो रॉ मटेरियल दिया, दूसरा क्या कहता है ये, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, ठीक है, और ये पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। जितनी जैसे ये एनएफएल है, एनएफएल में जितना भी यूरिया खाद बनता है या दूसरी वो बनते हैं, तो उनकी डिमांड कौन करता है, एग्रीकल्चर करता है। यदि एग्रीकल्चर ना हो तो उनकी डिमांड कौन करेगा, ठीक है। ट्रैक्टर बनता है, थ्रेसर बनता है, ठीक, इतने जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं। बहुत सारी चीज़ों की डिमांड एग्रीकल्चर करता है। मतलब क्या, इंडस्ट्री को चलाने में, इनपुट देने में और उनके आउटपुट की डिमांड करने में भी एग्रीकल्चर का योगदान है। फिर आगे क्या कहता है ये, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंडिया पहले नंबर पे है स्पाइसेज में। अब स्पाइसेज आप देख रहे हैं ये, ठीक है, पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में जाती हैं। जैसे चाय है, बहुत सारे देशों में नहीं होती, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। टी के लिए फेमस है इंडिया, और इंडिया में कौन सा प्लेस है जो चाय के लिए फेमस है, चाय कहाँ होती है, अपने यहाँ असम में, ठीक है। फिर है जूट, कैश्यू नट्स जो काजू होते हैं, टबैको, कॉफ़ी,
एंड स्पाइसेस, बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे सिल्क रूट से ही एक्सपोर्ट करते थे, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले ही इंडिया से बहुत सारे देशों में स्पाइसेस जाते थे, और अभी भी जो प्रेजेंट में भी बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा योगदान है इसके अंदर भी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, जैसे ना पंजाब से हरियाणा चले गए, उड़ीसा चले गए, कर्नाटक चले गए, जो इंटर स्टेट होता है वो होता है डोमेस्टिक ट्रेड। वही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में गेहूँ चावल होते हैं, तो ये पूरे स्टेट को बेच देते हैं दूसरे स्टेट्स को जहाँ पे ये नहीं होते। जैसे साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स नहीं होती, तो यहाँ से चली जाती है, तो वहाँ से जैसे मेटल निकलते हैं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो काफ़ी स्टेट्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जाते हैं। सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, देश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। ये कैसे करता है, जैसे जो रेलवे है, ठीक है, रेलवे जो अपने ग्रेन्स होते हैं ये सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली जाती है, तो ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। ये बहुत सारे जो ट्रेन्स हैं बेसिकली जो ग्रेन्स के लिए ही लगाई गई हैं, ठीक है, पूरे देश में सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को भी इनकम होती है, जैसे किसान बेचते हैं, ठीक है, अपनी सब्जियां बेचते हैं ऑल ओवर द इंडिया दूसरे स्टेट्स के अंदर, ठीक है, और अपनी क्रॉप्स को बेचते हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट को ये सपोर्ट करती है। फिर कहता है वेल्थ ऑफ द नेशन, एक देश की संपत्ति है ये एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी है, अपने देश की संपत्ति है, जिसके पास ज़मीन है, ठीक है, जिस देश के अंदर ज़्यादा ज़मीनें होती है, फर्टिलाइजर्स उपजाऊ धरती होती है, वो उसकी संपत्ति होती है कि भाई इतने इस देश के अंदर इतनी उपजाऊ भूमि है, इसके अंदर कुछ भी ग्रो किया जा सकता है, पेड़ पौधे, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ठीक है, और आपको पता कितने ग्रेन्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं कि हम कुछ भी उगा सकते हैं, ये देश की संपत्ति है। तो ये था आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंस। कितने पॉइंट हो गए, 9 के 9 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंस के। अब पढ़ेंगे फीचर्स, लेकिन अपने देश की एग्रीकल्चर की विशेषताएं क्या है। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी, ऐसा माना जाता है कि अपने यहाँ जैसे 20 क्विंटल निकलते हैं अनाज अभी प्रेजेंट में, दूसरे देशों के अंदर 40 क्विंटल के आसपास निकलता है, इसका मतलब डबल। ठीक है, डबल के आसपास निकलता है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ की जो टेक्निक है, सीड्स हैं, उनकी वजह से यहाँ से डबल निकलता है या यहाँ से ज़्यादा निकलता है। तो उसका रीज़न क्या है कि हमारी जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर है, आज तक वो चीज़ें नहीं लगा पाए हम, वो टेक्निक नहीं दे पाए। ठीक है, तो अपने देश की एग्रीकल्चर की पहली फीचर्स क्या, लो प्रोडक्टिविटी, भाई अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, अब इसने बताया कि 1 हेक्टेयर के अंदर जैसे जो चावल है, राइस है, उसने क्या बताया 1 हेक्टेयर के अंदर कितने टन होता है। इंडिया के अंदर होता है 3.6, और चाइना के अंदर 1 हेक्टेयर में 6.8 होता है, वियतनाम के अंदर 5.8 होता है, और वर्ल्ड की एवरेज भी 4.5 है। मतलब इंडिया के अंदर 3.6 है, उससे डबल होता है दूसरे देशों के अंदर। फिर वीट, गेहूँ कितना होता है, इंडिया के अंदर 3.1 टन होता है 1 हेक्टेयर, चाइना के अंदर 6.5 होता है, यूके के अंदर 9.3 गुना होता है जितना इंडिया के अंदर वीट होता है। ठीक है, अमेरिका 3 गुना होता है वहाँ पे, उसी एरिया में अमेरिका के अंदर 3 गुना अनाज होता है। इसका मतलब क्या, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी वो कम है। ठीक, और क्या फीचर्स है इसकी, डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर होता है, डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पे लगे होते हैं। बाहरी तौर पे तो दिखते हैं कि काम पे लगे हुए हैं, लेकिन यदि उन आदमियों को काम से हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो होती है डिसग्यूज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे भाई 5 एकड़ है, 5 एकड़ में 2 आदमी काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लगे हुए हैं 5, ठीक है, 2 आदमी अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं, 5 आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, यदि उन तीनों को हटा के हम किसी फैक्ट्री में लगा दें, कंपनी में काम मिल जाता है, तो 2 आदमी भी उतना ही प्रोडक्शन उठाएंगे 5 एकड़ से, और 5 आदमी भी। ठीक है, तो वो जो तीन हुए हैं वो डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, और इंडिया के अंदर ऐसा ही है। ठीक है, डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट, इसकी फीचर्स है एग्रीकल्चर की। एक आदमी की जरूरत है, एक आदमी सब कुछ कर सकता है, 2 आदमी से ही संभाल लेते हैं खेत को, लेकिन 5-6 आदमी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन आएगा तो वो बांटेंगे। ठीक है, यदि उन आदमियों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, काम मिल जाता है, तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना अनाज निकलना उतना ही निकलेगा। ठीक है, वो होती है डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये फीचर्स है अपनी इंडियन उसकी एग्रीकल्चर की। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, आज भी बहुत सारे किसान हैं, देखो हरियाणा पंजाब में कम हो चुके हैं किसान, नहीं डिपेंडेंट्स,
ठीक है, निर्भरता कम हो चुकी है बारिश पे, रेनफॉल पे, क्योंकि दूसरे इरिगेशन के साधन आ गए, जैसे ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, समर्सिबल आ चुके हैं, तो उसकी वजह से रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जितने भी महाराष्ट्र है या दूसरे स्टेट्स हैं वो आज भी बारिश पे निर्भर करती हैं। बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है वहाँ पे। तो रेनफॉल पे आज भी डिपेंडेंट है। फिर कहता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंडिया के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर की जाती है वो गुजारे के लिए की जाती है, ठीक है। कोई भी आदमी सारी की सारी फसल बेचने के लिए नहीं करता, सभी आदमी ना गुजारा चलाने के लिए, जिसके पास 1 किला है, आधा किला है, 2 किले हैं, तो वो गुजारा चलाने के लिए खेती करते हैं। ये फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, इंडियन एग्रीकल्चर की, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसकी फीचर्स है ये। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, आज भी हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो मशीनें हैं या जितने भी इनपुट्स होते हैं, नई किस्म के बीज आ चुके हैं, नई टेक्निक आ चुकी हैं, उनका यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, पुराने इनपुट्स यूज कर रहे हैं। फिर क्या कहता है स्मॉल होल्डिंग्स, खेत हैं जो, ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कम से कम 50 एकड़ ज़मीन होती है, उससे कम का फार्म नहीं होता, वो फार्म बोलते हैं उनको, ठीक है। 100 एकड़ का है, 200 एकड़ का है, लेकिन इंडिया के अंदर 2 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, छोटे होते हैं, इन पर ना मशीनें चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इनमें सुधार नहीं करा पाते, ना तो भी ट्यूबवेल का कनेक्शन ले सकते हैं, ट्यूबवेल लगवाना है, ठीक है। वो जो छोटे खेत हैं ना उन पर एक मशीन चलती है लगातार जैसे, ठीक, तो बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता है जिसके पास छोटी होल्डिंग्स होती है, खेत होते हैं, तो इनके पास ना खेत छोटे होते हैं। इंडिया के अंदर ये फीचर्स है, छोटे छोटे खेत हैं, 2 किले हैं, 5 किले, तो ये फीचर्स है अपनी इंडियन एग्रीकल्चर। और क्या फीचर्स है, लैंडलॉर्ड टीनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, टीनेंट्स देखो क्या होता है, जो ठेके पे नहीं देते हैं या पाँचवें पे देते हैं, जैसे भी पाँचवा हिस्सा उसका, एक किसान हो गया वो खेती करेगा, एक जमींदार है जिसकी ज़मीन है, उन दोनों में झगड़ा होता रहता है। जैसे फसल आती है नहीं, वो कहता भाई इतने की हुई फसल, वो कहता नहीं इतने की नहीं हुई, ठीक है, तो उनमें झगड़ा चलता रहता है, सुधार कोई सा नहीं करा पाता। जमींदार क्या सोचता खेती न करनी है, ठीक है, जो किसान है या जो बो रहा है उसको करनी है, और बोने वाले क्या सोचता है मन तो 1 साल के लिए रहना है, अगले साल क्या पता कोई दूसरा आ जाए, मैं क्यों सुधार कराऊँ, तो उसमें झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं इंडियन इसकी एग्रीकल्चर की, अपनी एग्रीकल्चर में झगड़ा होता रहता है दोनों के बीच में। जो जमींदार है वो कहता भाई खेत तूने फर्टिलाइज करना है, ठीक है, कल्टीवेट करना है, फसल आपको करनी है, आप सुधार कराओ। वो क्या कहता है खेत मेरा थोड़ी 1 साल के लिए करना मुझे या 2 साल के लिए करना, बाकी ये खेत आपका, आप सुधार कराओ। दोनों में ना झगड़ा चलता रहता है क्रॉप से रिलेटेड। फिर है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो आज भी है अपने देश की जो टेक्नोलॉजी है, आज भी कुछ स्टेट्स में बैलों से खेती करते हैं, ठीक है। फिर भी ये माना जाता है कि अपने देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी आज तक वो चीज़ें नहीं, जो मशीनें होती हैं या फर्टिलाइजर्स होता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्निक्स आ गई हैं नई, उनको हम अडोप्ट नहीं कर पाए, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है आज भी, ठीक है। ये क्या है, फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, इंडियन एग्रीकल्चर की। ये आपको यहाँ तक पढ़ के आना, और कल जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी जूम ऐप पे, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 हेडिंग्स इसकी और 9 हेडिंग की इसकी इंपॉर्टेंस की। ये आपको कंप्लीट करने हैं, 17 के 17 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कल आपको ओरल टेस्ट होएगा जूम ऐप पे, ओके।